हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल कॉमर्स क्लासेस भागलपुर। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स का बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या नाम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दिस इज इजीएस्ट चैप्टर आउट ऑफ 5 हेड ऑफ इनकम। ये जो है सबसे इजी चैप्टर है आपके 5 हेड ऑफ इनकम में से। 5 हेड ऑफ इनकम कौन कौन है मालूम है आप लोगों को? क्लास में हम बता दिए थे, जानते हैं हम लोग। 5 हेड ऑफ इनकम होता है, पता है ना? जैसे आप कहीं से भी इनकम कमाओ, ये 5 हेड ऑफ में से आपको कैलकुलेट किया कर लिया जाएगा। तो 5 हेड ऑफ इनकम कौन है बच्चे? ये देखो, 5 हेड ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड होता है। कौन कौन होता है? तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी। हाउस प्रॉपर्टीज को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? शॉर्ट में लिख लिए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड हेड हो गया। थर्ड हेड क्या हो गया? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ क्या हो गया बच्चे? कैपिटल गेन। फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दिख रहा है ना? अदर सोर्सेस। ठीक, ये 5 हेड ऑफ इनकम है। आप कहीं से भी इनकम कमाओ, वो आपका इनकम का जो कंप्यूट किया जाएगा वो किसी न इसी 5 हेड ऑफ में से ही किया जाएगा। अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हो तो सैलरी में आपका इनकम कंप्यूट किया जाएगा। आपने बिल्डिंग बना लिया है, रेंट का इनकम कमा रहे हो तो किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आप में मान लेते हैं बिजनेस करते हो या फिर आपका प्रोफेशन है, तो उससे जो इनकम कमाओगे किस हेड में चल जाएगा? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मानते हैं कि कोई एसेट्स को आप सेल करते हो, उससे जो इनकम कमाते हो तो कहाँ चल जाएगा? कैपिटल गेन में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो जिस इनकम का कंप्यूट इन 4 हेड में नहीं हुआ, उसका कंप्यूट किस में क्या कर दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। शॉर्ट में इसको अगर कहें प्यार से, इनकम फ्रॉम, ये इसको प्यार से बोलते हैं पीजीबीपी। शॉर्ट में पीजीबीपी। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे IOS, मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। ये 5 हेड ऑफ इनकम है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। किसमें? सैलरी चैप्टर। ये चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या है? सेकेंड हेड ऑफ इनकम है, नहीं? तो चलिए देखते हैं। सेकेंड हेड पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ, और एक बात बता देते हैं आपको, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो पढ़ ही रहे हैं। राइटर कौन है? कौन सा राइटर पढ़ने वाले हैं?
HC मेहरोत्रा का। राइटर कौन होगा? HC मेहरोत्रा का पढ़ने वाले हैं, उसी से हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आप लोग जानते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इनकम टैक्स ही इंटरेस्टिंग है। मज़ा आता है पढ़ने में, सुनने में, नहीं आपको यहाँ भी मज़ा आएगा और प्रैक्टिकली भी आपको काम आएगा। तो ध्यान से सुनना, एक एक टॉपिक इजी वे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जान लो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो पढ़ोगे, ये सेक्शन आपको कहाँ से कहाँ तक इसका सेक्शन बताएगा। इसका जो सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 22 to 27, बस इतना ही पढ़ना है। सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक इसमें कवर हो जाएगा। ये सेक्शन आपको बताएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, रूल रेगुलेशन सब उस सेक्शन में दिया हुआ रहेगा, जिसको लोग धारा कहते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कवर है वो कितना से कितना सेक्शन में है? सेक्शन 22 to सेक्शन 27। इज इट क्लियर? अब आप लोग सबसे पहले ये जानो, हम लोग जो सबसे पहले कोई भी ये जो 5 हेड ऑफ इनकम जब आपको बताए, इसका पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन बताता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट सेक्शन होगा, सेक्शन 22, वो चार्जिंग सेक्शन होगा। तो चलो हम लोग आज इसी को देखते हैं, सेक्शन 22 को। किसको देखेंगे? सेक्शन 22 को। और ये सेक्शन हमें क्या बताएगा? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। सर चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? तो इस हेड में आपको कौन कौन सा इनकम को शो करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम शामिल होना है, वो आपको चार्जिंग सेक्शन ही बताएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई और इनकम को इसी इनकम में दिखा दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वही इनकम आने वाला है जो आपको चार्जिंग सेक्शन बताएगा। मतलब चार्जिंग सेक्शन इस चैप्टर का स्कोप है, एक क्षेत्र बताया गया है, नहीं? तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है आपका? तो चार्जिंग सेक्शन आपका कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consist of any building, consist of any building or land appertinent thereto of which SSC is owner, and which is not used for the purpose of SSC's business और प्रोफेशन, SSC बिजनेस और प्रोफेशन shall be charged, tax
shall be charged tax under the head of income from हाउस प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिख दिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन U/S मतलब अंडर सेक्शन 24 कंप्लीट। ये चार्जिंग सेक्शन है और इस चार्जिंग सेक्शन को हर एक मीनिंग को अगर आप जान लेते हो, इसको अगर आप समझ लेते हो, समझो ये चैप्टर आपके हाथ में आ गया। बस जो कुछ छिपा हुआ है वो इसी में छिपा हुआ है, नहीं? अच्छा एक बात और, इस चैप्टर में जो 22 से लेकर के 27 तक में जो आता है, चार्जिंग सेक्शन करने से पहले भूल गया है, इसी को पहले लिख लेना। क्या लिख लोगे? तो सबसे पहले सेक्शन 2 में क्या पढ़ना है, सेक्शन 3 में क्या पढ़ना है, 2 से लेकर के 27 तक में क्या क्या पढ़ना है, वो हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ठीक है? आपका जो ये सेक्शन है, इसमें जो सेक्शन पढ़ना है, फर्स्ट में आपका जो सेक्शन पढ़ना है 22, ये क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन। ये क्या बताएगा? चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, सेक्शन 23 में क्या पढ़ेंगे? तो एनुअल वैल्यू पढ़ेंगे, एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 में क्या पढ़ेंगे? डिडक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिडक्शन। सेक्शन 25 में क्या पढ़ेंगे? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, या फिर इसको एरियर ऑफ रेंट भी बोल सकते हो, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट। सेक्शन 26 में क्या पढ़ेंगे? को ऑनरशिप, और सेक्शन 27 में क्या पढ़ेंगे? डीम्ड ऑनरशिप। तो देखो कितना सेक्शन में कवर है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 22 to 27। 22 क्या बताएगा? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन लिख दिए। लॉ ने बता रखा है चार्जिंग सेक्शन को कि क्या क्या इसमें इनकम इंक्लूड होगा। सेक्शन 23 में क्या पढ़ेंगे? एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 में डिडक्शन, 25 में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, और सेक्शन 26 में को ऑनरशिप, और लास्ट क्या होगा? डीम्ड ऑनरशिप। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए इस चैप्टर में हर एक सेक्शन में करना क्या क्या है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आपके हैंड में आ जाता है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले देखो इसमें से ये जो देख रहे हो ना आप लोग, इन सबको ये कवर करेगा। क्या? ये देखो, तो हम लोग इसके बारे में समझ में आ गया ना, कौन कौन सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो इसमें पढ़ना क्या है? एनुअल वैल्यू। क्या पढ़ना है? एनुअल वैल्यू पढ़ना है। और एनुअल वैल्यू किस में आता है? तो ये आपका सेक्शन 23 में आता है, लिखा है यहाँ सेक्शन 23 में आपका एनुअल वैल्यू आएगा। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? ध्यान देना। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, ठीक है? प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू, और प्रॉपर्टी में क्या शामिल है? कंसिस्ट मतलब शामिल होना। क्या शामिल है? तो एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, और या लैंड अपरटेनिंग देयरटू, ऐसा लैंड जो बिल्डिंग से अटैच हो। अपरटेनिंग मीन्स अटैच होना, जुड़ा रहना। ऑफ विच एसएससी इज ऑनर, और उस बिल्डिंग का एसएससी ऑनर होना चाहिए, ठीक है, तो ही इस हेड में टैक्सेबल होगा।
एंड और विच इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस, और वो बिल्डिंग एसएससी के बिजनेस के यूज में नहीं आता हो, एसएससी के प्रोफेशन के यूज में नहीं आता हो, ठीक है। तो वही इस हेड में वो इनकम आपका चार्जेबल हैगा, हो जाएगा, ठीक है। कब? आफ्टर डिडक्शन 24। इज इट क्लियर? तो इन्हीं के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ये जो एनुअल वैल्यू है सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको अगर समझ में आ गया तो समझो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग एनुअल वैल्यू होता है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम कमा सकते हैं हम लोग, दो तरह से इनकम कमाते हैं। ये देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा बच्चे, वो कितने तरह से इनकम होगा? दो तरह का। कौन कौन इनकम हो जाता है? तो हाउस प्रॉपर्टी से एक इनकम तो आप कमाते हो रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कमाते हैं ना। और दूसरा हम लोग क्या कमा सकते हैं? तो दूसरा कमा सकते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो दो तरह का इनकम होता है, एक रेंटल इनकम होता है और एक सेल ऑफ प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है। नहीं, इस चैप्टर में, इस हेड में हमको कौन सा इनकम पढ़ना है? रेंटल इनकम या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? यही पढ़ना है, रेंटल इनकम ही पढ़ना है बच्चे। और यही रेंटल इनकम आपका क्या होगा? एनुअल वैल्यू होगा। क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू। वैसे एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाएगा ये हम लोग सेक्शन 23 में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू क्या हो गया कि आपका जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग कितना कमा सकता है, मतलब नोशनल इनकम होता है ये, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग कितना कमा सकता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो कमा सकता है 1 लाख रुपीज पर एनम, एक साल में 1 लाख कमा सकता है। लेकिन आपने रेंट रिसीव किए हैं 80,000, तो गवर्नमेंट कहेगी हम 80,000 पर टैक्स नहीं लेंगे, हम 1 लाख पे लेंगे। नहीं, आप कहोगे कोई बात हुआ? हम कहेंगे हाँ ऐसा ही बात है। आपका बिल्डिंग कमा सकता है कितना? 1 लाख रुपीज कमा सकता है, वही आपका एनुअल वैल्यू होगा। वैसे एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन हम लोग आगे फिर देखेंगे। ये एक नोशनल इनकम होता है, एक इनकम समझो कि आपको कैलकुलेटेड इनकम नहीं होगा ये, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस हेड में क्या पढ़ेंगे? रेंटल इनकम, और वही रेंटल इनकम क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके बारे में? तो इसका बारे में पॉइंट लिख लेते हैं कि रेंटल इनकम, ये जो अभी लिखे है इसके बारे में पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल, अंडर दिस हेड, अंडर दिस हेड, या ऐसे तो रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल, अंडर द हेड PGBP, सॉरी कैपिटल गेन।
कह रहा है कि हम आपको देखो लिखा भी दिए कि इस चैप्टर में रेंटल इनकम आएगा, टैक्सेबल होगा इस हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को बेच देते हो उससे जो इनकम आएगा वो आपका एक अदर हेड में जाएगा जिसका नाम है कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? यस सर। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये तो जान गए कि भाई एनुअल वैल्यू एक रेंटल इनकम होगा, एनुअल वैल्यू क्या होगा, रेंटल इनकम होगा। अब आगे देखो क्या है, क्या प्रॉपर्टी कंसिस्ट, एनुअल वैल्यू हो गया तो क्या है प्रॉपर्टी कंसिस्ट, प्रॉपर्टी में शामिल होता है क्या, तो देखो प्रॉपर्टी कंसिस्ट, अच्छा प्रॉपर्टी में जो कंसिस्ट है, प्रॉपर्टी में जो शामिल है वो क्या शामिल है, तो आपको बुक ने कहा है बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, बिल्डिंग तो शामिल है ही, और लैंड अपर्टिनेंट, सर अपर्टिनेंट मीन्स अटैच, अपर्टिनेंट, लैंड अपर्टिनेंट देयर टू, ये शामिल है। प्रॉपर्टी कंसिस्ट मीन्स क्या हो गया, प्रॉपर्टी में जो शामिल होगा वो बिल्डिंग तो होगा ही शामिल, साथ ही बिल्डिंग से जो जुड़ा लैंड होगा, बिल्डिंग से जो अटैच लैंड होगा उससे अगर कोई किराया आया है, कोई रेंटल इनकम आया है, वो भी इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होगा। चार्जिंग सेक्शन आपको बता दिया है नहीं सर, इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो सपोज करो ये बिल्डिंग है, ये क्या हो गया बच्चे, ये बिल्डिंग हो गया, और ये जो बिल्डिंग है इससे लैंड अटैच है, नहीं ये हो गया लैंड, ये क्या हो गया लैंड, ये तो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का मतलब आप लोगों को देखो इनकम दिखे, ये हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आपके मन में आता है बस चार दीवारी, नहीं चार दीवारी ऊपर छत है वो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन लॉ ने कहा कि नहीं, वो भी इनकम, बिल्डिंग मीन्स वो भी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो, मीन्स अगर ये बिल्डिंग से आपने जो इनकम कमाया रेंटल इनकम, वो इनकम इस हेड में तो जाएगा ही, टैक्सेबल होगा ही, साथ ही इस बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच है इससे भी जो इनकम अर्न हो रहा है वो भी इनकम इसी हेड में जाएगा। सर अगर ये मान लेते हैं वैकेंट प्लॉट है, ये क्या है का वैकेंट प्लॉट है, तो इससे जो रेंटल इनकम होगा, रेंटल इनकम, वैकेंट प्लॉट का जो रेंटल इनकम होगा वो इस हेड में नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ ने ये नहीं कह रहा है लैंड का रेंटल इनकम, लॉ कह रहा है कि वैसा लैंड का रेंटल इनकम जो बिल्डिंग से क्या हो, अटैच हो। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा, देखो वैकेंट रेंटल इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम vacant plot is taxable, income from other sources, या फिर पीजीबीपी में, ठीक है। तो रेंटल इनकम जो होगा वैकेंट प्लॉट का, खाली जगह है और उसको अगर आप रेंट पे लगा दिए हो तो वो जो इनकम होगा वो इस हेड में नहीं आएगा, नहीं जी सर। अब एक बात और, आपका जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग में कंसिस्ट होगा वो बिल्डिंग, देखो ये बिल्डिंग कहने का मतलब चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, नहीं दोनों बिल्डिंग का, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये जो लैंड अपर्टिनेंट अभी जो हम ये बताए, ये आपका जो लैंड है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किस तरह हो सकता है, दो तरह का बिल्डिंग हो सकता है कि नहीं, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, दूसरा नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, नहीं
रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच हो सकता है। बिल्डिंग के साथ क्या हो सकता है, लैंड अटैच हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड अपरटेनेंट देयर टू, इसका क्या मतलब होता है, कौन सा लैंड अपरटेनेंट रहता है, जुड़ा रहता है, उसका क्या नाम हो सकता है रेसिडेंशियल के केस में, क्या नाम हो सकता है नॉन रेसिडेंशियल के केस में। तो चलो लिखते हैं। ये जो देखो, द लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग includes, ये जो आपका लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग होगा, जो लैंड आपका बिल्डिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें आपका शामिल होता है, क्या शामिल होगा, इन केस ऑफ, ये देखो एक तो हो गया इन केस ऑफ रेजिडेंशियल, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल, और दूसरा क्या हो गया बच्चे, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल। एक तो हो गया रहने वाला घर नहीं, और दूसरा हो गया बिजनेस करने के लिए नॉन रेजिडेंशियल घर, पता है कि नहीं। अच्छा, ये जो रहने वाला, सब कुछ करो, ये जो रहने वाला घर होगा, फिगर से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको और अच्छा से। ये रेसिडेंशियल हाउस हो गया, इसके साथ जो लैंड अटैच होगा, इसके साथ जो लैंड अटैच होगा, ये जो लैंड अटैच होगा, इसका क्या नाम हो सकता है, इसका नाम क्या क्या हो सकता है। ये जो नाम हो सकता है, इसका कुछ एग्जांपल है, क्या क्या है इसका नाम हो सकता है। ये आपका इन केस ऑफ रेसिडेंशियल, मतलब ये जो आपका बिल्डिंग है, यहाँ पे लिखे हैं ना लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग, ये लैंड है अपरटेनेंट टू बिल्डिंग में इंक्लूड है क्या क्या। तो जैसे मान लेते हैं अगर ये रेसिडेंशियल हाउस है, आपका घर है, तो आपका घर में बताओ सिर्फ घर ही होगा आपके पास, क्या कंपाउंड होगा ना, आपका घर बना हुआ है, घर के पास क्या होगा, घर से जुड़ा हुआ कंपाउंड होगा, कंपाउंड। अच्छा, घर से जुड़ा हुआ आपका प्ले ग्राउंड भी हो सकता है ना, प्ले ग्राउंड। आपका घर में किचन गार्डन हो सकता है ना, किचन गार्डन हो सकता है नहीं। आपका घर के साथ वैसा भी जमीन होगा जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्ट यार्ड एटसेट्रा etc। सब कॉर्ट यार्ड मतलब आंगन, पता है नहीं। अब देखो ये सब जो है, कंपाउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, किचन गार्डन हो गया, ये सब क्या है, खाली जगह है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग के साथ है। बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस खाली जगह का भी मतलब जो लैंड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, उसका भी इनकम इस हेड में क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये अगर आपका बिल्डिंग है, इस बार बिल्डिंग कौन है, इस बार रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, सॉरी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अब नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है मतलब बिजनेस कर रहे हैं इसमें, ये जो लैंड इससे भी जुड़ा हुआ लैंड है, इससे भी जुड़ा हुआ क्या है, लैंड है, इसका क्या क्या नाम हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो ये जो नाम हो गया, ये हो गया कार पार्किंग स्पेसेस, नहीं ड्राइंग ग्राउंड, प्ले ग्राउंड यहाँ भी हो सकता है, प्ले ग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, कनेक्टेड रोड हो सकता है, कनेक्टेड रोड टू फैक्ट्री एरिया,
फैक्ट्री एरिया नहीं, तो ये सब आपका जो लैंड हो गया, ये सब इन सबसे जो इनकम आता है, ये लैंड से रेजिडेंशियल के केस में इससे जो इनकम आता है वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगा, इससे जो इनकम होगा वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगा। तो आपको क्या समझ में आया? एनुअल वैल्यू का मतलब रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी कंसिस्ट, प्रॉपर्टी में क्या शामिल है? तो बिल्डिंग शामिल है, बिल्डिंग, और उसके साथ लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, जमीन जुड़ा हुआ है, चाहे वो रेसिडेंशियल के साथ जमीन जुड़ा हुआ हो, लैंड अटैच हो, या फिर नॉन रेसिडेंशियल के साथ अटैच हो, इन दोनों का जो इनकम होगा वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? चलो इसको मिटा देना, आगे देखो। ये इसके जानने के बाद अब देखो कह रहा है क्या, बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी यहां तक हो गया, ऑफ विच एसएससी इज ऑनर, उन घर का, उस बिल्डिंग का ऑनर कौन होना चाहिए? एसएससी का, एसएससी ऑनर होगा तभी टैक्सेबल होगा। अब बच्चे एसएससी जो ऑनर हो जाएगा, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। ऑनर 3 तरह का होगा इसमें। कितने तरह का ऑनर होगा? 3 तरह का, 3 टाइप्स ऑनर। ऑनर ऑफ बिल्डिंग, ऑनर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो ऑनर होगा बच्चे वो 3 टाइप का होगा। कौन कौन? एक तो हो गया आपका एक्चुअल ऑनर, एक्चुअल ऑनर, जी सर। दूसरा आपका क्या हो गया? को ऑनरशिप, को ऑनरशिप, और ये आपको सेक्शन किस में पढ़ना है? तो इसको सेक्शन 26 में बताया गया है, को ऑनरशिप, ठीक है। और थर्ड जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? डीम्ड। सर डीम्ड का मतलब मान लेना, डीम्ड ऑनरशिप। 3 टाइप्स का ऑनर होगा बच्चे। तीनों ऑनर का मीनिंग पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, हम आगे कंप्यूट करने भी सीखेंगे, सवाल बनाने भी सीखेंगे, पहले थ्योरी इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके घर का आपका घर का ऑनर 3 तरह का ऑनर हो सकता है। एक तो एक्चुअल ऑनर होगा, दूसरा को ऑनर होगा, को ऑनरशिप, और थर्ड क्या हो गया? डीम्ड ऑनरशिप। वास्तविक मालिक, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव, को ऑनरशिप सहस्वामी, को ऑनरशिप मतलब सहस्वामी, और डीम्ड मतलब मान लिया गया, मानी गई मालिक, माना हुआ मालिक नहीं। तो तीनों का मतलब में सबसे पहले आप ये जानो एक्चुअल ऑनर कौन होगा, किसे कहेंगे एक्चुअल ऑनर, नहीं। तो देखो हम इनके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे एक्चुअल ऑनर के बारे में। एक्चुअल ऑनर कौन होगा? एक्चुअल ऑनर, तो देखो एक्चुअल नंबर ए, द पर्सन in whose the name, in whose the name, the person in whose the name property is registered, नहीं वैसा व्यक्ति जिसके नाम से प्रॉपर्टी क्या हो? रजिस्टर्ड हो, एक्चुअल ऑनर हो जाएगा। मॉर्गेज के केस में दूसरा क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ मॉर्गेज, इन केस ऑफ मॉर्गेज इट इज mortgager, and
नॉट द मॉर्गेजी। अगर आपका बिल्डिंग आप गिरवी रखे हो तो उस कंडीशन में, गिरवी के कंडीशन में, मॉर्गेज मीन्स गिरवी होता है, अगर आप गिरवी रखे हैं तो उस केस में एक्चुअल ओनर कौन होगा? जो गिरवी रखने वाला होता है, मॉर्गेटर, न कि जिसके पास आप गिरवी रखे हो। गिरवी रखने वाला ही एक्चुअल ओनर होगा। तो एक्चुअल ओनर के बारे में आप क्लियर हो गया। सर इसके बारे में बता दीजिए जरूर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड आपका आ गया को ओनरशिप। को ओनरशिप, सब को ओनरशिप को सेक्शन किसमें बताया गया है? तो आपको बुक में सेक्शन 26 में इसका बताया गया है। इसका बारे में क्या? इफ टू और मोर पर्सन, if two or more person jointly own of the same property, jointly own of the same property, they are commonly referred as co-owner, co-owners। देखो क्या कह रहा है, को-ओनरशिप में क्या मतलब हो गया? इफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ज्वाइंटली ओन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी का संयुक्त रूप से मालिक हो। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर हम इसका मालिक हैं तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंटली अगर इसका हम ऑनर हैं तो क्या हो जाएंगे? हम क्या कहलाएंगे? को ओनरशिप कहलाएंगे। इज इट क्लियर है ना? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और बाद में देखेंगे। पहले ये समझ में आ गया ना को ओनरशिप क्या होता है? जी सर। सर डीम्ड ओनरशिप क्या होता है? डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। आपको मान लिया जाएगा, आप एक्चुअल में ऑनर हो नहीं, लेकिन फिर भी आपको मान लिया जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको भी। जी सर मिटाइए ना, हम लोग तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं, थर्ड नंबर में क्या आता है प्यारे बच्चों? डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप, आप मालिक हो नहीं, लेकिन इनकम टैक्स जबरदस्ती आपको मालिक मान लेगा। ऐसा अगर नहीं करेगा तो आप लोग टैक्स से भी चोरी कर लेंगे, टैक्स बचा लेंगे। इसका जो सेक्शन आता है वो सेक्शन 27 में इसका मेंशन किया गया है। डीम्ड ओनरशिप का मेंशन किसने किया है? तो क्या होता है डीम्ड ओनरशिप? लिखो, द पर्सन is not registered owner, the person is not registered owner of the building, but income tax treat him as owner, for the purpose of सेक्शन 22। देखो यार, सेक्शन 22 पर है ना, क्या कह रहा है? ऑफ विच एसएससी इज द ऑनर,
मतलब इस हेड में अगर टैक्स वही प्रॉपर्टी का टैक्स होगा जब बिल्डिंग का ऑनर कौन हो, एसएससी हो। एसएससी मीन्स करदाता जो टैक्स देता है, नहीं। तो डीम्ड ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया, द पर्सन वैसा व्यक्ति इज नॉट रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स कागज नहीं बना हुआ है। रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है किसका, बिल्डिंग का, बट फिर भी इनकम टैक्स ट्रीट हिम एज ऑनर, फिर भी उसको कह रहा है कि नहीं आप ही को हम इनकम इस बिल्डिंग का आप ही को हम क्या मान लेंगे, ऑनर मानेंगे। किस पर्पस के लिए, सेक्शन 24 के लिए, ताकि आप टैक्स दोगे। क्लियर है ये सब। कौन कौन हो सकता है, किसको मान सकते हैं, ये तो ठीक है, ये तो लिख दिया है, वो पर्सन होगा जिसके नाम से रजिस्टर्ड। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद भी वो ऑनर माना जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, मिटा दूं। तो देखो उसके नीचे आप लोग पैराग्राफ चेंज करके देखना, फॉलोइंग आर, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखना, ठीक ना। फॉलोइंग आर डीम्ड ऑनर, मानी गई जो ऑनर होगा वो नीचे होगा। कौन कौन होगा डीम्ड ऑनर, तो सबसे पहला नंबर देखो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पॉइल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पॉइल विदाउट adequate consideration, accept agreement to live apart। क्या मतलब होता है सर, तो देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस, आपके पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग को जीवन साथी को ट्रांसफर करते हैं। वो भी कैसे ट्रांसफर करते हो आप, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, बिना सफिशिएंट कंसिडरेशन का। मीन्स क्या हो गया, लॉ को यहाँ पर ऐतराज है। यहाँ पर क्या हो गया कि अगर पति ने पत्नी को या फिर पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को, स्पाउस का मतलब वही होगा जीवन साथी, ठीक है। अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर देते हैं बिना कंसिडरेशन का, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का कॉस्ट है, सपोज करते हैं 10 लाख है, और हम अपने वाइफ को 4 लाख रुपया में ही ट्रांसफर कर रहे हैं वाइफ को। तो अब बताओ यहाँ पर हम 10 लाख के जगह पे कितना ले रहे हैं वाइफ से, 4 लाख ही रहे। तो गवर्नमेंट को एतराज है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने जो बिल्डिंग ट्रांसफर किया है अपने वाइफ को, या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर करे, 10 लाख सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं है, और सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं है तो गवर्नमेंट को एतराज है। गवर्नमेंट ने कहेगा इस तरह से तो आपका जो स्लैब का टैक्स है वो टैक्स आप बचना चाह रहे हैं, नहीं। जैसे मान लेते हैं 30% के स्लैब में आ रहे थे, हस्बैंड आ रहा था 30% के स्लैब में, ठीक ना। उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को, ठीक ना, एडेक्वेट विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन में 10 लाख का प्रॉपर्टी 4 लाख में किसको ट्रांसफर कर दिया, वाइफ को। तो अब बताओ वाइफ को जो ट्रांसफर कर दिया तो इनकम अब किसका होगा, वाइफ का होगा ना। तो मेरा 30% का स्लैब से इनकम हट करके 30% देना था, हम 30% का स्लैब से बचने के लिए हम क्या कर दिए, वाइफ के नाम से ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ इस बिल्डिंग का ऑन पेपर ऑनर कौन, वाइफ, चूँकि वाइफ के नाम से बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया है, 10 लाख की जगह पे कितना दे दिया है, 4 लाख में, नहीं। तो अब बताओ ऑनर कौन आपके नज़र में, वाइफ नहीं है,
तो वाइफ जब ऑनर, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम वाइफ को यहाँ पर ऑनर नहीं मानेंगे, क्योंकि सफिशिएंट कंसिडरेशन उससे आप नहीं लिए हैं। 10 लाख के जगह आप 4 लाख ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफेरर को ही, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है उसको ही माने, पति को ही माना जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से हो, लेकिन पति ही उस बिल्डिंग का टैक्स देगा। क्लियर हो गया। लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है इसका, एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। अगर दोनों में डाइवोर्स है, ठीक ना, दोनों अलग अलग रह रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हस्बैंड ने अपने डाइवोर्स वाइफ को प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर दिया है, जो भी कंसिडरेशन है वही माना जाएगा। उस कंडीशन में तब फिर वाइफ को ही ऑनर माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या समझे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आप अपने जीवन साथी को प्रॉपर्टी बिना पर्याप्त प्रतिफल का ट्रांसफर करते हो, तो उस कंडीशन में वाइफ को ऑनर नहीं मान करके किसको माना जाएगा, हस्बैंड को ही। हाँ, ये एक्सेप्शन भले किसमें है, एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट डाइवोर्स के केस में ये एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। अब जो नाबालिग बच्चे होता है ना, वो तो आपका बात मानते रहता है ना, नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड चाइल्ड। अगर देखो यहाँ पर भी हम किसके बारे में जानने वाले हैं, डीम्ड ऑनर मीन्स जिसके नाम से, मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है बिल्डिंग, फिर भी हम ही को माना जा रहा है ऑनर। दूसरा नंबर में भी देखो वही है, स्पॉस का कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा नंबर समझो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। हमने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी नाबालिग बच्चे को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में नाबालिग, भले ही नाबालिग बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन टैक्स कौन देगा, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स। क्लियर हो गई बात ना, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स। जी सर, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि एक्सेप्ट माइनर मैरिड चाइल्ड, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर लिख देते हैं, ठीक है। आपका जो नाबालिग बच्ची है, अगर उनका अगर शादी हो जाता है तो उनको छोड़ करके, क्योंकि शादी के केस में तो उनका गार्जियन कोई और बन जाता है। तो आप कहिएगा सर नाबालिग बच्चे का शादी कुछ बात इलीगल नहीं लग रहा है क्या? तो बाबू एक बात ध्यान रखो, टैक्स में लीगल और इलीगल से कोई मतलब नहीं है। आप लीगल काम करो या इलीगल काम करो, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ, इलीगल की बात करें तो फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है ये बात ना। तो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, आपने माइनर चाइल्ड के नाम से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस कंडीशन में चाइल्ड नहीं होगा ऑनर, भले ही इसके नाम से रजिस्टर्ड हो, ऑनर किसको माना जाएगा, उसके गार्जियन को। एक्सेप्ट माइनर मैरिड चाइल्ड, डॉटर, आपका जो अगर डॉटर है, अगर उसको माइनर नाबालिग डॉटर में अगर मैरिड हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर तो यही डॉटर बन जाएगी क्या, ऑनर। इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ गया। ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हो गया होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट इज डीम्ड ऑनर। इम्पार्टिबल स्टेट का जो होल्डर होगा, सर इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब वैसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक्स फादर है, एक्स जो है वो क्या है, फादर है।
किसका फादर है बच्चे? ए बी सी का। इसके पास ये जो फादर है, इसके फादर के पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4 है। 4 बिल्डिंग है एक्स के पास। एक्स कौन है? इन तीनों का फादर है। ठीक है, ये बात ना समझना। अब बताओ, एक्स जो फादर है इसके पास प्रॉपर्टी कितना है? 4 है। इनके पास बेटे कितना है? 3 है। समझो, एक बिल्डिंग इनको दे दिया गया, एक बिल्डिंग इनको दे दिया गया और एक बिल्डिंग इनको दे दिया गया। 4 प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी दे दिया। एक प्रॉपर्टी इन्होंने ऐसा रखा जिसमें तीनों का अधिकार रहेगा। इस प्रॉपर्टी में ए का भी अधिकार होगा, बी का भी और सी का भी। मतलब इनके पेरेंट्स चाह रहे थे कि अगर हम सबको प्रॉपर्टी अलग अलग बांट देते हैं तो फिर इसको लोग क्या करेगा भाई, आपस में लोग कभी भी मिल के नहीं रह पाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक बिल्डिंग जो है उनको हिस्सा किया ही नहीं, कहा कि इस बिल्डिंग के ऊपर तीनों का शेयर रहेगा। नहीं, अब इस बिल्डिंग में तीनों का शेयर है, इनका अगर इनकम हुआ तो ये पर्सनली देगा, इन्हें इस बिल्डिंग से इनकम होगा तो इस बिल्डिंग से इनकम होगा तो बी ने दे देगा, टैक्स दे देगा, और इस बिल्डिंग से इनकम होगा तो सी ने टैक्स दे देगा। लेकिन इस बिल्डिंग से जो इनकम होगा वो टैक्स कौन देगा? नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर ए के पास जाएगा, कहेगा भाई ये तो इम्पार्टिबल एसेट्स है, बी के पास जाइए, बी कहेगा सी के पास जाइए। इनकम टैक्स कहेगा देखिए हम इस झगड़े में पड़ने वाले नहीं हैं, हम क्या करते हैं, इसका जो केयर टेकर होगा, इस बिल्डिंग का जो देख रेख करने वाला होगा, जो होल्डर होगा, मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम उसी को मान लेंगे ऑनर और वही टैक्स देंगे। समझ में आ गया? तो इम्पार्टिबल स्टेट हो गया, ये हो गया इम्पार्टिबल, इसी कहते हैं इम्पार्टिबल स्टेट, वैसी संपत्ति जिसको विभाजित ना किया जा सके, इम्पार्टिबल स्टेट है। क्लियर हो गया ये भी? आगे देखें तो आपको 3rd तक हो गया। आगे देखो 4th नंबर, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर होगा, अब ध्यान से समझो, ये एक सोसाइटी है बच्चे, ठीक है, और इस सोसाइटी के क्या होगा? मेंबर होगा। इस सोसाइटी का क्या होगा? मेंबर होगा, मेंबर्स होगा, ठीक ना। इस सोसाइटी में ढेर सारा क्या है? फ्लैट्स हैं, ढेर सारा क्या है? फ्लैट्स हैं, ठीक है। अब कोई भी सोसाइटी की बात करो, जानते हो ना, अगर सोसाइटी में अगर रूल रेगुलेशन अगर मैनेज नहीं किया जाए तो कुछ लोग मनमानी करता है, रोड पर ही कूड़ा फेंक दिया, पार्किंग जहाँ तहाँ कर दिया। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब जो फ्लैट है वो फ्लैट को मेंबर से, जो मेंबर है इसका, उसको अलॉट किया जाएगा। ये फ्लैट इसको क्या किया जाएगा? अलॉट किया जाएगा, ठीक है। ये बात ना ऑन पेपर, ये ऑनर जो होगा ना, ऑनर जो होगा ऑन पेपर वो सोसाइटी का होगा, ठीक है। अब इस सोसाइटी को सिविलाइज ढंग से चलाने के लिए सोसाइटी में देखना, आपको वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पता है ना, मैनेज करने के लिए। तो ऑन पेपर, ठीक ना, ऑनर जो होगा, ऑन पेपर ऑनर, ऑन पेपर जो ऑनर होगा वो कौन होगा? ऑन पेपर जो ऑनर होगा वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑन पेपर जो है ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑन पेपर ऑनर कौन होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी सर। तो ये जो मेंबर है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनके पास टैक्स मांगने नहीं आएगा। किसके पास आएगा?
इस मेंबर के पास। इनकम टैक्स ने कहेगा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सब बात अलग बात है, लेकिन हम तो आप ही को क्या मान लेंगे, ऑनर मान लेंगे और टैक्स आप ही दोगे। इज इट क्लियर? चलो, तो ये क्या आ गया, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। भले ही ऑन पेपर ये नहीं है, लेकिन मान लिया गया इसी को, इस फ्लैट का ऑनर, और इसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। जी सर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एज पर रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जानते हो बच्चे, इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, सर ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी के समय में कोरोना वायरस चल रहा है, अभी लॉकडाउन में सब कोई जहाँ था वहीं फंसा हुआ है, तो बिजनेस का अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज ज़्यादा करेगा। इसमें क्या होता है कि हम जहाँ हैं वहीं से एक डॉक्यूमेंट जो है, लीगल डॉक्यूमेंट जो है, वो हम जो भी जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं उनके नाम से हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं और उस बिजनेस का केयर टेकर वही हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एज पर रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक ना, इसमें जो अटॉर्नी होगा उसी को मान लिया जाएगा क्या, डीम्ड ऑनर। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाते हैं। जैसे मान लो तो ये एक्स है, एक्स ने परचेज किया, एक्स ने क्या किया, परचेज किया। क्या चीज परचेज किया बच्चे, बिल्डिंग। एक्स ने क्या परचेज कर लिया, ये देखो बिल्डिंग, एक्स ने परचेज कर लिया बिल्डिंग को, ठीक है। अब एक्स ने क्या किया, ये ट्रांसफर कर दिया, टू किसको, वाई को। और कैसे, ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी पर, ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी पर तो किसको ट्रांसफर कर दिया, वाई को। अब बिल्डिंग किसके पास आ गया, वाई के पास आ गया ना। ये बिल्डिंग किसके पास आ गया, वाई के पास। वाई ने क्या किया, इस बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया। वाई ने इस बिल्डिंग को क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। सर लेट आउट मतलब किराया पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया। और ये लेट आउट कर दिया टू जेड को। बताओ जेड से रेंटल इनकम किसके पास आया है, जेड से रेंटल इनकम किसके पास आया है, वाई के पास ना। एक्स का प्रॉपर्टी है, एक्स ने परचेज किया था बिल्डिंग को, और एक्स ने इस बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया वाई को, किस पर, ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी पर। नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी में रजिस्टर्ड आपके नाम से नहीं होगा, एक्स ने इसके नाम से रजिस्टर, मतलब वाई ने कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तब क्या पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब अब करता धरता वाई ही होगा उस बिल्डिंग का। अब उस बिल्डिंग को एक्स से कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? तो एक्स ने इसको जो ट्रांसफर कर दिया वाई को, तो वाई ने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया एक्स से। अब एक्स इसका करता धरता है, लेकिन ऑन पेपर अभी इसी का नाम होगा। जो भी बिजली बिल का नाम, बिजली बिल सब जो भी आता होगा ना, वो अभी एक्स के नाम से आता होगा। तो जानते हो जेड से जो रेंटल इनकम होगा वाई को, इनकम टैक्स ऑफिसर आया वाई के पास और कहता है कि भाई आप इसका इनको इनकम दे दीजिए, तो वाई ने कहता इनकम का टैक्स दे दीजिए। तो वाई कहता है कि आपने जिस बिल्डिंग से जिसका इनकम हमसे इनकम टैक्स मांगने आए हैं, उसका ऑनर कौन है, एक्स है।
उसका ओनर कौन है? टैक्स है। नहीं विश्वास है तो आप बिल देख लो, इसके नाम से आया है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर इनके पास आके कहता है क्या बात है? ये कहता है कि हमने तो कब का बिल्डिंग वाई को ट्रांसफर कर दिया है, अब वाई टैक्स से बचाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहा है, वो मेरे से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले लिया है। उस कंडीशन में इनकम टैक्स ऑफिसर इस वाई को कहेगा हम आप ही को डीम्ड ऑनर कहेंगे, आप ही को ऑनर मान लिया जाएगा और आप ही इसका टैक्स पे करोगे। ये भी क्लियर हो गया ना। और लास्ट देखेंगे प्यारे बच्चों 6, लीज होल्डर इज डीम्ड ऑनर, लीज होल्डर इज डीम्ड ऑनर हु is taken more than 12 years। अगर आपने कोई बिल्डिंग को लीज पर 12 साल से अधिक के लिए लिया है तो उस बिल्डिंग का जो इनकम होगा वो आप ही को टैक्स पे करना होगा, मीन्स आप ही डीम्ड ऑनर होंगे। इज इट क्लियर? डीम्ड ऑनर आपको 5 का 5 बताए, नहीं 6 का 6 बताए, ठीक है सर। ये बात तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ये चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले एनुअल वैल्यू सीखे, एक रेंटल इनकम होता है बिल्डिंग का, ठीक है। प्रॉपर्टी, वैसे हम एनुअल वैल्यू के बारे में बाद में भी सेक्शन 23 में डिस्कस करेंगे, नहीं कैसे कंप्यूट करना है, कैसे निकालना है एनुअल वैल्यू। कह रहा है प्रॉपर्टी कंसिस्ट, प्रॉपर्टी में क्या शामिल है? एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का इनकम ले लो, या फिर लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू, उस बिल्डिंग से जो लैंड अपॉर्चुनेंट हो, अटैच हो, वो भी इसी हेड में आएगा। ऑफ विच एसएससी इज ऑनर, जिसका एसएससी ऑनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का। ऑनर का मतलब आपको 3 होता है, बता दिए तीनों का तीनों। पहला कौन हो गया? एक्चुअल ऑनर, दूसरा हो गया कोऑपरेटिव ऑनरशिप, नहीं कोऑपरेटिव ऑनरशिप, और थर्ड कौन हो गया? डीम्ड ऑनरशिप। ये हो गया ना। डीम्ड ऑनरशिप कौन कौन होता है? वो 6 का 6 पॉइंट्स हम आपको क्लियर किए, नहीं। अब हम लोग देखेंगे, अब क्या लिखा हुआ है? विच इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये मेरा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को अगर यूज हम खुद की प्रोफेशन के लिए करते हैं या खुद के बिजनेस के लिए करते हैं तो फिर इसका जो इनकम होगा उसका हम टैक्स इस हेड में नहीं करेंगे। क्यों? चार्जिंग सेक्शन बता रहा है, लॉ कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो है अगर हम बिल्डिंग को, अगर एसएससी ने बिल्डिंग को अपने यूज के लिए, अपने बिजनेस यूज के लिए, अपने प्रोफेशन के यूज के लिए करता हो ना, तो फिर इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। कहाँ चल जाएगा वो? पीजीबीपी में। तो क्या होता है यूज ऑफ बिल्डिंग? तो देखो इसके बारे में, बिल्डिंग यूज्ड बाय द एसएससी, बिल्डिंग यूज्ड बाय द एसएससी for the purpose of building used by the SSC for the purpose of his business or profession, ठीक है ये बात। अब बिल्डिंग का यूज हम लोग 2 तरह से करते हैं, अपने ही बिल्डिंग का अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया प्यारे बच्चों डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट यूज ना, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस बिल्डिंग को अगर हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं तो जानते हो अपने यूज के लिए अगर करेंगे
अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज अगर हम करते हैं तो मेरा अपना घर है, अपना हमको घर है, अगर अपना मेरा बिल्डिंग है, क्या हमको रेंट देना पड़ रहा है क्या? नहीं ना। जब हमको रेंट नहीं देना पड़ेगा तो फिर मेरा बिजनेस इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो बिजनेस इनकम जब मेरा बढ़ जाएगा तो ये जो बिल्डिंग का जो रेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस के साथ क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट यूज में बच्चे जो है ना परेशानी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट यूज होता है बिल्डिंग का। दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट यूज। बिल्डिंग का इनडायरेक्ट यूज क्या होता है कि ये बात समझो, ये एसएससी है प्यारे बच्चों। वाह, क्या एसएससी है? नहीं, ये कौन है? एसएससी है। एसएससी मीन्स करदाता है। इनके पास फैक्ट्री है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, निर्माण का काम करता है, किसी न किसी चीज का निर्माण का काम करता है। इनके पास फैक्ट्री है जो रिमोट एरिया में है। बिजनेस, इनके पास जो बिजनेस है वो ऐसे जगह सिचुएटेड है जो शहर से दूर है। वैसे भी फैक्ट्री सब कहाँ होता है? शहर से दूर ही होता है। तो ये जो बिजनेस है इसका बिजनेस सिचुएटेड इन रिमोट एरिया। इसका बिजनेस कहाँ से सिचुएटेड है? रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया मीन्स शहर से दूर। ठीक है, अब बताओ इसका बिजनेस शहर से दूर है, यहाँ पर स्टाफ आता है काम करने के लिए और वो कहता है कि यहाँ पे काम करने, यहाँ आने के लिए, फैक्ट्री में आने के लिए कई तरह की परेशानी होता है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है। इन्होंने ना क्या किया, अपना ही कैंपस में इन सब के लिए स्टाफ क्वार्टर बना दिया। क्या बना दिया? इस तरह से एक स्टाफ क्वार्टर बना दिया। स्टाफ क्वार्टर, ठीक ना? स्टाफ क्वार्टर बना दिया ये अपना ही कैंपस में। अब यहाँ पे जो जैसा लेवल का एम्प्लॉय है उसको वैसा अलॉट कर दिया अपना ही जगह पे। अब क्या किया इन्होंने, मान लेते हैं क्या जो डायरेक्टर है उनको दे दिया अपने ही कैंपस में, मैनेजिंग जो मैनेजर है मैनेजर को दे दिया अपने ही कैंपस में बिल्डिंग दे दिया, और जो एम्प्लॉय सब है एम्प्लॉय सबको भी अपने ही कैंपस में बिल्डिंग बना करके, क्वार्टर बना करके उनको दे दिया, और साथ ही साथ उससे रेंट भी लिया जा रहा है। नहीं, अब बताओ इससे जो रेंट लिया जा रहा है, नहीं ऐसे अगर देखो तो ये एक कह रहा है कि ये रेंटल इनकम तो हो गया, लेकिन ऐसे कहो तो रेंटल इनकम है, लेकिन गहराई से अगर इसको देखो, टैक्स कहता है कि अगर इनकम टैक्स कहता है इसको अगर गहराई से देखें तो ये जो आपने स्टाफ के लिए क्वार्टर बना कर रखा है, इनसे जो आप रेंट ले रहे हैं वो आपको कहीं न कहीं बिजनेस से कनेक्टेड है। इसीलिए इस स्टाफ से जो रेंट आएगा वो टैक्स आपका पीजीवीपी में ही होगा, इसमें आपका टैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो पीजीवीपी में किसे, तो कहने का मतलब इन्होंने अपने बिजनेस को इफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए क्या कर दिया, अपने ही कैंपस में स्टाफ का क्वार्टर बना दिया। अपने ही कैंपस में क्या कर दिया, बैंक वाले को बोला कि भाई आप जो है मेरे यहाँ आइए और हम आपको ज़मीन देते हैं। नहीं, तो जगह दिया बैंक वाले को, अपने कैंपस में बैंक वाले को बुला लिया ताकि भाई फाइनेंस में कोई पैसा विड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो एसएससी है नक्सली सबसे परेशान है, तो क्या किया, अपने ही कैंपस में पुलिस स्टेशन का क्या कर लिया, उनको भी बुला करके अपना ही जगह दिया। इन सब से जो रेंट आ रहा है इन सब से। अच्छा, यहाँ पर जो क्वार्टर ये स्टाफ सब जो काम कर रहा है उनके लिए हेल्थ के लिए क्या करवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। हॉस्पिटल वाले को बोला कि आप भी मेरे यहाँ, हम आपको ज़मीन अलॉट करते हैं,
भले ही रेंट लेगा, अपने ही जगह दे दिया ये। तो इन सब से जो रेंटल इनकम होगा वो किस में चल जाएगा, बिजनेस में, पीजीबीपी में चल जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ना। तो क्या समझे हम लोग, क्या समझे कि ये जो, अब इसको पूरी तरह से एक बार बढ़िया से समझ लो। नहीं क्या, एनुअल वैल्यू मीन्स रेंटल इनकम, आपका बिल्डिंग कितना कमा सकता है। ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू किसका, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का मतलब कौन सा प्रॉपर्टी कह रहा है, कंसिस्ट, उसमें शामिल है एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग ले लो, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग लो, और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, और बिल्डिंग से जो लैंड जुड़ा हुआ है, ऑफ विच एसएससी इज ऑनर, जिसका ऑनर कौन हो, एसएससी हो, करदाता हो, एंड विच इज नॉट यूज्ड, और बिल्डिंग को यूज नहीं किया गया हो, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस, एसएससी के बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए। नहीं, अगर एसएससी के बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए यूज होता है तो वो पीजीबीपी में जाएगा, इस हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात ना, इसमें बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम क्या नहीं ना। इस तरह से चार्जिंग सेक्शन हम लोग सीख लिए। सर हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, अभी ये डिडक्शन बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब देख लो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं, कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है सब लेटिंग इनकम। सब लेटिंग इनकम इज नॉट taxable under the head of income from house property। तब this is taxable income from other sources। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IOS शॉर्ट में बोलेंगे इसको। नहीं, सब लेटिंग इनकम को इस हेड में टैक्स नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करेंगे। तब उसको किस में टैक्स करेंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सर सब लेटिंग का मतलब क्या होता है, समझो। एग्जाम्पल, सपोज ये बिल्डिंग मेरा है, ठीक है, ये दो पार्ट में है, एक यूनिट फर्स्ट है, एक सेकेंड। ये फर्स्ट यूनिट हो गया और ये सेकेंड यूनिट हो गया। ये बिल्डिंग, ये जो फर्स्ट पार्ट है, दो फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर जो है, ये जो फ्लोर है, ये हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रह रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स खुद रह रहे हैं। और ऊपर का बिल्डिंग जो है हम क्या कर दिए, लेट आउट कर दिए। इसको हम क्या कर दिए, लेट आउट कर दिए। सर लेट आउट मीन्स रेंट पर लगा देना, किराए पर लगा देना। हम जो लेट आउट किए, सपोज किसको लेट आउट किया है, तो ये एक्स को लेट आउट किया है, किसको, पूरा। और उससे हम कितना रेंट इनकम वसूल कर रहे हैं, तो 10,000। कितना रेंट इनकम ले रहे हैं, 10,000। तो हम क्या किए हैं, एक्स को सेकेंड फ्लोर दे दिए, लेट आउट कर दिए हैं, और कहे इनसे भाई 10,000 रुपया पर मंथ आप हमको दे दिया करना, पर मंथ रेंट। क्लियर है ये ना। अब बताओ, पर मंथ रेंट हम किससे दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं। किसी कारण बस हो सके इनका फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया हो, बिजनेस अच्छा ना चलता हो, या जहाँ सैलरी बेस्ड अगर कहीं जॉब करता था इसको उतना सफिशिएंट सैलरी नहीं मिलता है, तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा फ्लैट में से इधर का भी सामान
इतना में एडजस्ट कर लिया, पूरा फ्लैट पहले यही दिया हुआ था। अब ये क्या किया, पूरे फ्लैट में से अपना सामान इधर एडजस्ट कर लिया इतना में से, और इतना का जो है ये जो है एक्स ने किसी और को मान लेते हैं वाई को लेट आउट कर दिया, लेट ये हमने नहीं लगाया, तब मेरा जो टेनेंट था किराएदार था मेरा, उन्होंने खुद लगा दिया नहीं। अब बताओ कि ये जो रेंट कितना में इससे बोला गया भाई आप हमको 8,000 पर मंथ देना, 8,000 कितना देना पर मंथ। अब ये जो है ये किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये जो एक्स को दे रहा है 8,000 पर मंथ, इसी को कहते हैं सबलेटिंग इनकम। क्या कहते हैं, मतलब सबलेटिंग इनकम मीन्स अगर कहें तो आपके किराएदार ने भी कहीं से किराएदार खोज करके रेंट पे लगा देना। ये बिल्डिंग है और हम किसी को किराए पे लगा दिए, बहुत बड़ा फ्लोर है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा फ्लैट है ये, इनमें से क्या किए, कुछ हम जगह एडजस्ट कर लिए अपने में और कुछ को हम किसी और को हम रेंट पे लगा दिए। हम इसका ऑनर नहीं है, हम मान लो देश का हम ऑनर है नहीं, हम इसको क्या कर लिया है, पूरे किराए पर लिए हैं, इसको पूरा जो फ्लैट है ये हम किराए पर ले लिए हैं ये। अब हम क्या किए हैं, हम भी किसी और को अगर लगा दिए हैं, उससे जो हमको इनकम आ रहा है उसको कहते हैं सबलेटिंग इनकम। और वो इस हेड में नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स उसका ऑनर नहीं है। हम आपको क्या कहे हैं, हमने लॉ ने कह रहा है, लॉ ने कह रहा है ऑफ विच एसएससी इज ऑनर। इस हेड में वही इनकम टैक्स होगा जब एसएससी क्या हो, ऑनर हो बिल्डिंग का। क्या एक्स ऑनर है, नहीं, तो एक्स ने जो वाई से रेंट इनकम अर्न किया उसको कहते हैं सबलेटिंग इनकम। इज इट क्लियर ना सर, ये भी समझ में आ गया सबलेटिंग इनकम। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, सेकंड कंपोजिट लेटिंग आउट, कंपोजिंग लेटिंग। इसका क्या मतलब होता है, बिल्डिंग प्लस अदर आर्टिकल्स सर ये क्या होता है कंपोजिट लेटिंग। कभी कभी आप लोग बताओ, हम लोग हॉल बुक करने जाते हैं टीचर्स डे में, खास करके जब कहीं दूसरे जगह टीचर्स डे मनाते हैं, कहीं होटल ले लेते हैं, तो होटल वाला कहते हैं कि हमको हॉल चाहिए, ठीक है, और हॉल के साथ साथ में हमको ये, जब आप जाते हो किसी होटल तो होटल वाले कहता है आपसे कि देखिए जो आपको बिल्डिंग दे रहे हैं वो बिल्डिंग का तो रेंट होगा ही होगा, उसमें जो और सामान होगा जैसे चेयर हो गया, माइक वाला सब हो गया, लाइटिंग का जो हो गया, जितना भी चीज़ है वो सब भी साथ में ही रहेगा। पता है कि नहीं, कभी कभी जब हम लोग हॉल बुक करने आते हैं तो कभी दो तरह का हॉल बुक करते हैं। एक सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग दे दीजिए और ये बताइए बिल्डिंग का रेंट कितना होगा, उसके साथ जो अलग अलग जो सामान आएगा वो आप अलग से अगर मान लेते हैं कहीं से लेते हो, एक इस तरह से होता है, बिल्डिंग अलग से ले लेते हो आप और सामान अलग से। और कभी कभी ऐसा भी हॉल होता है जो आपको सब कुछ साथ में ही दिया जाता है। इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ समझो पहले, अगर मान लेते हैं क्या, इफ रेंटल इनकम, इफ रेंटल इनकम of building is separable, then it is taxable under the head income from house property। कह रहा है कि जो बिल्डिंग आपने बुक किया है अगर उसका रेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं तो फिर वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा। और दूसरा कह रहा है इफ रेंटल
इनकम ऑफ बिल्डिंग is not separable, then it is taxable under the head PGBP or income from other sources। दोनों मतलब समझ में आ गया। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना है तो समझो, जैसे मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का रेंट, ये एक बिल्डिंग है, इसको एग्जाम्पल अगर समझना है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में अगर इस बिल्डिंग का रेंट अलग से मालूम किया जा सकता है और इसमें जो अलग अलग से सामान आपने यूज किए हैं, आर्टिकल्स, उसका अलग से अगर प्राइस, तो आर्टिकल का प्राइस अलग से अगर डिटरमाइन किया जा सकता है और बिल्डिंग का रेंट अगर अलग से डिटरमाइन किया सकता है, तो ये जो रेंटल इनकम है बिल्डिंग का जो रेंटल इनकम है वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। और कभी कभी इसके बारे में समझो, जब आप हॉल बुक करने जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि देखिए ये जो आप बिल्डिंग ले रहे हो, हॉल अगर आप जो ले रहे हो, इस हॉल का आपका प्राइस 15,000 लगेगा। कितना लगेगा? 15,000। इस 15,000 में बिल्डिंग का भी, इस 15,000 में बिल्डिंग का रेंट भी इंक्लूड है और आर्टिकल्स भी इंक्लूड है, दोनों शामिल है। 15,000 में दोनों, बिल्डिंग का भी रेंट शामिल है और उसमें जो वहाँ पे सामान सब है उसका भी किराया इसी 15,000 में क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर आप बिल्डिंग का रेंट सेपरेट नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं कि बिल्डिंग का रेंट इसमें कितना लगा होगा और सामान का कितना लगा होगा, नहीं ना। उन्होंने तो क्या किया, सब जोड़ के ऐड करके आपको एक पैकेज बताया कि 15,000 पूरे हॉल का लगेगा। तो इस कंडीशन में अगर बिल्डिंग का रेंट इनसेपरेबल है, बिल्डिंग का रेंट अगर आप नहीं निकाल सकते हो, तो फिर इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ चल जाएगा? पीजीबीपी में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इज इट क्लियर? एक और लास्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पेइंग गेस्ट। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पेइंग गेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IOS। इनकम रिसीव फ्रॉम पेइंग गेस्ट। सर पेइंग गेस्ट क्या होता है? आप अपने बिल्डिंग को लॉजिंग, फूडिंग, टेम्प्रोरी के लिए किसी पर्सन को अगर लगा देते हो, लॉजिंग के लिए, फूडिंग के लिए, ठीक ना, तो वो आपका जो हो गया पेइंग गेस्ट हो गया। नहीं, बिल्डिंग में क्या होता है, तो यहाँ हो गया इनकम रिसीव फ्रॉम पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट मतलब वैसा पर्सन जो आपके बिल्डिंग में रह रहा है और फूडिंग का भी, लिविंग का भी, दोनों का आपको क्या कर रहा है, आपको पेमेंट कर रहा है। तो वो इनकम जो होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इज इट क्लियर? अब हम लोग इतना जानने के बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्या बच्चे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे? एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23। मेन यही है बच्चे इसमें, एनुअल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? एनुअल वैल्यू में। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।